अच्छा, रिसेंटली आपको पता है एक्विजिशन VMware की जो है ब्रॉडकॉम की, और ब्रॉडकॉम को जो है पाकिस्तान फोकस नहीं है, तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं बहुत सारे परेशान हैं, ये ओपन सोर्स की तरफ देख रहे हैं इस वक्त। और SCI के अंदर जो मेन डिपेंडेंट है वो हाइपरवाइजर और प्लस वर्चुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर हम कोई VMware का क्लाइंट माइग्रेट करने के लिए आते हैं HPC के ऊपर, तो हम किस तरह ईजिली माइग्रेट कर लेंगे, क्या इतनी कैपेबिलिटी है, और लाइसेंसिंग का एडवांटेज क्या होगा इन टर्म ऑफ कॉस्ट या ROI? अच्छा, दो तरह एडिशन सब्सट्रैक्शन करके एग्जिस्टिंग सर्वर्स के अंदर जो इंस्टॉलेशन अपनी कर देते हैं HCI, तो आपकी केस में इस तरह है? जी, हमारे केस में भी इस तरह है, हम सपोर्ट करते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग सर्वर्स के जी, हम सपोर्ट करते हैं। हार्डवेयर को चेंज करके लेकिन आप पता नहीं उस टाइम थे या नहीं थे, मैं उस टाइम बात की थी कि सेफ अप्रोच ये होती है कि थर्ड जनरेशन से नीचे आप ना जाए, क्योंकि वो सेकंड और फर्स्ट जनरेशन UL हो चुकी है। नहीं, वो कंपैटिबिलिटी तो मतलब उसको तो एड्रेस करेंगे, अदरवाइज ये फीचर तो है ना। जी जी, बिल्कुल है ये फीचर। अच्छा, एक VDI को लेके क्वेश्चन ये है कि हमारी जो वर्कलोड मशीन जब कनेक्ट हो रही होंगी यूजर के नेट पर, तो वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही होगी, और क्या वो नेटवर्क किस लेवल का वो कंजर्व कर रहा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने इस इवेंट का बाकायदा आगाज़ गाने पाक के बाबरकत नाम से स्टार्ट करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आपने अपने मसरूफ़ टाइम से हमारे लिए इस इवेंट के लिए टाइम निकाला, और मैं इसको इवेंट को स्टार्ट करूँगा थोड़े से जस्ट छोटा सा एक अवान डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन से। जैसे कि आप सबको मालूम है, अवान डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, और आप लोगों की पार्टनरशिप के साथ हम बड़े सालों से काम करते आ रहे हैं। जस्ट एक फॉर्मल सा इंट्रो देने के लिए, जी, अवान डिस्ट्रीब्यूशन 2016 में इस्टेब्लिश हुई, और हमने 2016 में अवान डिस्ट्रीब्यूशन का पाकिस्तान से बाकायदा आगाज़ किया, और आप लोगों के ताउन से पिछले 8 सालों में माशाल्लाह अवान ने काफ़ी ग्रो किया है, और इतना ग्रो किया है कि जी हम इस टाइम वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान हम काम कर रहे हैं। अगर हमारी प्रेजेंस की बात करें, ग्लोबल प्रेजेंस, अदर देन पाकिस्तान, वी हैव ऑफिसेस इन UAE, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, और हमारी पाकिस्तान में अगर प्रेजेंस की बात करें, वी हैव प्रेजेंस इन ऑल बिग सिटीज़ लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड पेशावर, और हमारे कुछ साइड ऑफिसेस डिफरेंट सिटीज़ लाइक कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान में भी हैं। इसके अलावा हमारी अफ़गानिस्तान में जो ब्रांच है दैट इज़ इन काबुल। और अगर टेक्नोलॉजी वाइज हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन IT 360 डिग्री हमने कवरेज किया है, जिसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द साइबर सिक्योरिटी, डाटा मैनेजमेंट प्रोटेक्शन, सर्वर एंड वर्चुअलाइजेशन, एंटरप्राइज स्टोरेज एंड वायरलेस नेटवर्क्स एंड एप्लीकेशन availability and protection. We have all these flavors in all the domain. और अगर हम अपनी प्रोडक्ट्स की बात करें तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड वी हैव, और रिसेंटली जैसे कि कुछ अगर मैं नाम लूँ, डेल, HP, H3C, Huawei, Oracle, और कुछ रिसेंट एडिशन भी है इसमें जैसे VMware एंड Fortinet, जो आई एम श्योर आप मोस्ट ऑफ द पार्टनर्स जानते हैं। तो इन सब प्रोडक्ट्स में हम बड़े सालों से आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करें अवान डिस्ट्रीब्यूशन में, तो किसी भी कंपनी की ग्रोथ अगर आप देखना चाहें तो अपने लास्ट 3 ईयर्स उठा के देख लें कि उस कंपनी ने कितना ग्रो किया है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 3 ईयर्स में
स्टार्टिंग फ्रॉम 46 मिलियन हमने ईयर और ईयर जो ग्रोथ किया, अभी इस टाइम हम ऑलमोस्ट जो फोरकास्टेड बिजनेस है हमारा दैट इज़ $80 मिलियन, और आई एम श्योर कि हम इस नंबर को टिल दिसंबर 2024 इससे हम आगे ग्रो कर जाएंगे। अगर हम चैनल पार्टनर्स की बात करें तो इस टाइम हमारे पास मोर देन 45 एंटरप्राइज पार्टनर्स हैं and 75 commercial partners हैं, and other than this we have almost 200 plus SMB partners. अवान की अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ, we have excellence center in all the cities कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, जिसका मकसद आप लोगों के साथ मिल के एंड कस्टमर के लिए हम POC अरेंज करते हैं और पार्टनर्स के लिए ट्रेनिंग्स अरेंज करते हैं। और बहुत सारे पार्टनर्स हमारे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद ऑफिस में डिफरेंट ब्रांड्स के हमारे पास जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें हम आपको क्वार्टरली बेसिस पे बुलाते हैं और वहाँ पे जितनी भी टेक्निकल एंड सेल्स एनेबलमेंट सेशंस हम प्रोवाइड करते हैं। अदर देन दिस वी हैव अवान एकेडमी, एंड अंडर अवान एकेडमी वी प्रोवाइड द फैसिलिटी to every partner and the customer to meet their respected vendor, और जितने भी वेंडर्स के टॉप मैनेजमेंट है उनके साथ मिल के एक ऑन द टेबल वी जस्ट प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू टॉक ऑन द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, और आपका ताकि रिलेशनशिप्स मज़ीद उस वेंडर के साथ बेहतर हो सके। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अवान डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बाद मैं दावत दूँगा इमरान खान फ्रॉम H3C कि वो अपनी प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें। इमरान प्लीज व्हाट यू थिंक। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की आने का शुक्रिया। मेरा नाम इमरान है। मैं H3C की तरफ से पूरे पाकिस्तान में IT के पोर्टफोलियो को देखता हूँ। मेरा तकरीबन 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। H3C से पहले मैं हुआवे में होता था, वहाँ पे मैंने तकरीबन 6 साल गुजारे। उसके बाद मुझे H3C ज्वाइन किए हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके साथ मैं पहले काम करता रहा हूँ। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन पहले नहीं हुई, लेकिन आई बिलीव कि आज के सेशन के बाद विल बी इन बेटर पोजीशन टू कोऑर्डिनेट इन डीपर कंडीशन। अच्छा, आज के सेशन में थोड़ी सी मैं आपको पिच बता देता हूँ कि आज की पिच हमारी क्या होगी। ये एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन का सेशन नहीं है। पहली चीज़, आप लोग हमारे चैनल पार्टनर हैं। आप लोगों को एम्पावर करना हमारा बुनियादी मकसद है कि जितने ज़्यादा आप एम्पावर होंगे उतने ज़्यादा आप बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे होंगे और हम आपके साथ आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए होंगे। तो इसी टोन के ऊपर, इसी आइडिया के ऊपर मैं आज की सेशन का आगाज़ करूंगा। बेसिकली आज 4 प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। पहली हमारी कंप्यूट की प्रोडक्ट लाइन है। हमारे पास कंप्यूट में क्या ऑफरिंग्स मौजूद है आपके कस्टमर्स के लिए। तो बेसिकली आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन भी मैं आप सारों के साथ शेयर कर रहा हूँ थ्रू अवान। तो आप लोग अपने कस्टमर्स को यही वाली प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे होंगे, उनको बता रहे होंगे कि जी आपके पास H3C के पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें मौजूद है, क्या कस्टमाइजेबल सिनारियोज है जिसके अंदर H3C अपनी प्रोडक्ट लाइन आप लोगों के लिए ऑफर कर सकती है। दूसरी चीज़, हमारे पास डाटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन का सोल्यूशन है कैश के नाम से, उस पर हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास HCI का सोल्यूशन है, उस पर हम बात करेंगे। चौथे नंबर पे हमारे पास VDI का सोल्यूशन है, उस पर हम बात करेंगे। डाटा मेरे पास बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है, इसलिए मैं वो वाली स्लाइड्स पे ज़्यादा फोकस कराऊंगा जहाँ पे मैं जिनको मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं फॉर्मली आगाज़ करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पास कंप्यूट को लेके क्या क्या ऑफरिंग्स मौजूद हैं। अगर आप लेफ्ट पैनल से स्टार्ट करें तो आपको हेडिंग्स नज़र आ रही है जनरल पर्पस की। इसका मतलब है कि इसके अंदर वो वाले सर्वर्स हैं जो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के अंदर उस सिनेरियो के अंदर लाई करते हैं। उससे अगर आप आगे देखें तो आपको HPC एंड AI के अंदर सर्वर नज़र आ रहे हैं। फिर आप नीचे अगर आ जाए तो स्टोरेज ऑप्टिमाइज सर्वर्स आपको नज़र आ रहे हैं, और अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपको ब्लेड सर्वर्स का सोल्यूशन नज़र आ रहा है।
अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं सिनारियो वाइज। लेफ्ट साइड के ऊपर R4700G6 लिखा नज़र आ रहा है। अच्छा, ये G6 का जो कोड नेम है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। इंटेल की 4th और 5th जनरेशन की प्रोसेसर सीरीज सेफायर एंड एवरन रैपिड हमारे पास दोनों अवेलेबल है। उनके लिए हम कोड नेम G6 यूज़ कर रहे होते हैं। तो G6 का मतलब है कि हम इंटेल की 4th और 5th जनरेशन प्रोसेसर्स की बात करें। 1U के फॉर्म फैक्टर के अंदर R47 रैक माउंट अवेलेबल है, इसमें 2 सॉकेट लग जाती हैं। इससे राइट साइड पे देखें तो मेरे पास R6700G6 का सर्वर अवेलेबल है। ये थोड़ा सा यूनिक हमारा मॉडल है। यूनिक इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये 2U के फॉर्म फैक्टर में आता है, लेकिन जहाँ पे कंप्यूट की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे ये बड़ा आइडियल कैंडिडेट है। इसके अंदर आपको 4 CPU सॉकेट मिल जाती है 2U के फॉर्म फैक्टर के अंदर। इससे अगर आगे देखें तो हमारे पास अल्ट्रा मशीन है। ये उस सिनेरियोज पर यूज़ होती है जहाँ पे आपकी 2U के फॉर्म फैक्टर के अंदर आपको स्टोरेज और कंप्यूट दोनों की डेंसिटी ज़्यादा चाहिए होती है। इससे नीचे आ जाए R4900G6, ये हमारा टॉप सेलिंग ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर। सबसे ज़्यादा इसकी इंस्टॉल बेस है। इसका पुराना वर्जन था G5 3rd जनरेशन प्रोसेस के साथ, वो भी सबसे ज़्यादा सेल हुआ पाकिस्तान में, और ये वाला मॉडल भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। अगेन ये 2U 2 सॉकेट की कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है। इसमें आपको फ्रंट पे 25 SFF आप लगा सकते हैं, 12 LFF डिस्क लगा सकते हैं। बैक एंड के ऊपर आपके पास 4 SFF की ऑप्शन है और 2 LFF की ऑप्शन मौजूद है। इससे आगे अगर आप देखें तो आपको 2 सर्वर्स नज़र आएंगे। ये दोनों 4U के फॉर्म फैक्टर में है। स्टोरेज ऑप्टिमाइज सर्वर्स की मैं बात करूँ, लेफ्ट साइड पे आपको 6900 नज़र आ रहा होगा। अगर आपकी कंप्यूटर स्टोरेज दोनों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ये आपको 4 CPU सॉकेट के साथ मिल जाता है। इसमें 50+ डिस्क लग जाती है। और अगर राइट साइड पे देखें तो ये आपको प्योरली स्टोरेज ऑप्टिमाइज सिनेरियोज में यूज़ होता है। ये 2 CPU सॉकेट्स एंड 50+ डिस्क के साथ आपको मिल जा रहा है। तो जहाँ पे कंप्यूटर स्टोरेज दोनों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वहाँ पे 6900 हम पिच कर रहे हैं। जहाँ पे आपकी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ पे 4300 हम पिच कर सकते हैं। इससे अगर आगे आए तो आपको ब्लेड सर्वर्स नज़र आ रही है। हमारा ब्लेड चेसिस 12U के फॉर्म फैक्टर में आपको 32 CPU सॉकेट्स दे रही होती है। इसका मतलब है कि हमारे पास 16 ब्लेड्स हैं, हाफ हाइट में। एक 12U के अंदर हम 16 ब्लेड दे सकते हैं। अच्छा, अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको 3 मेजलिन कार्ड मिल जाएंगे पक ब्लेड। आप इस कन्फिग्रेशन में भी कर सकते हैं कि आप डुअल पोर्ट का मेजलिन कार्ड है, आप 10G या 25G के 2 या 4 पोर्ट्स के साथ मेजलिन कार्ड यूज़ कर लें। आप 16 या 32G FC के लिए डुअल पोर्ट एक मेजलिन कार्ड यूज़ कर लें। इसी तरह इसके पीछे आपको 6 इंटरकनेक्ट मॉड्यूल मिल जाते हैं। आपको डायरेक्ट ईथरनेट भी मिल जाता है, आपको कन्वर्ज भी मिल जाता है। आपको डायरेक्ट FC भी मिल जाती है और कन्वर्ज्ड FC की कॉन्फ़िगरेशन भी मिल जाती है। इसमें अगर मैं 2 इंटरकनेक्ट मॉड्यूल लगा रहा हूँ तो दोनों आपस में रिडंडेंसी के कॉन्फ़िगरेशन में काम करे होंगे। तो ये इसका थोड़ा सा आइडिया है। अच्छा, बाकी यहाँ पे कुछ मैंने स्लाइड्स दिखाई नहीं है। ये आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही है हर सर्वर की। इसके लिए हमारे पास h3ce.com के ऊपर हमारी डाटा शीट्स अवेलेबल हैं। वहाँ पे हर मॉडल के अगेंस्ट आपको, ये मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूँगा, इसलिए आपको अभी नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फला मॉडल क्या था। वो आपको खुद ही वहाँ से देख के आप उसको रेफरेंस के तौर पे सर्च कर सकते हैं हमारी साइट से। वहाँ पे आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। अच्छा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हमारे डिवाइस मैनेजमेंट की फंक्शनलिटी के लिए जो कंपोनेंट्स है H3C के सर्वर्स पे, ये यहाँ पे आपको वो वाले नज़र आ रहे हैं। अगर मैं डेल की बात करूँ तो डेल का हार्डवेयर मैनेजमेंट के लिए एक अलग से एक सॉफ्टवेयर आता है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सबको पता है, उसकी अपनी लाइसेंसिंग कॉस्ट है। हमारे केस में हमारे जितने भी डिवाइस मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स हैं उनकी कोई कॉस्ट नहीं है, वो आपको एम्बेडेड मिलते हैं सर्वर के साथ ही। उसमें आप बैच कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, रेट कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, वो इसकी इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। जो एंटरप्राइज लेवल के फीचर्स हैं वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्ट इन मिल रहे होते हैं इन सर्वर्स के साथ, चाहे ब्लेड सर्वर्स हो चाहे रैक सर्वर्स हो। ये मैंने स्क्रीनशॉट डाली हुई यहाँ पे ताकि बेसिक कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा कौन कौन से फीचर्स आपको किस किस कंपोनेंट के अंदर मिलते हैं। ये HDM है,
अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं S3C के अंदर। चले कंप्यूट की बात कर ली, कंप्यूट के अलावा हमारा जो क्लाउड का स्टैक है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट शामिल है। 3 मैंने आपको बताया, तीनों पे आज बात कर रहे होंगे। डाटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन के लिए CAS, हाइपर कन्वर्जेंस के लिए UIS और VDI के लिए वर्कस्पेस। तो सबसे पहले हम डाटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन के लिए CAS के सोल्यूशन की बात करते हैं। CAS का पहला वर्जन हमने 2011 के अंदर लॉन्च किया था। अभी हम तकरीबन 2025 के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो तकरीबन CAS का हमारा एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, या इस प्रोडक्ट की मैं बात करूं, इस प्रोडक्ट की लाइफ तकरीबन 13-14 साल हो चुकी हुई है। मतलब मार्केट के अंदर एक नई प्रोडक्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इसकी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, जावा पे भी डिप्लॉयमेंट हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्टेबल चल रही है ये वाली प्रोडक्ट। फीचर्स की अभी हम बात कर रहे होंगे। बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर लीडर्स के तौर पे VMware ही रिकग्नाइज्ड है, वी ऑल नो अबाउट दैट। हम ये देखेंगे कि कमर्शियली और टेक्निकली हम VMware के मुकाबले पे कहाँ पे खड़े हुए हैं। फिर उनका जो लाइसेंस का मॉडल, नया लाइसेंस का मॉडल आया था, उसमें उनकी प्राइसिंग और हमारी प्राइसिंग कहाँ पे जाके खड़ी होती है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर है। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। मिसाल के तौर पे आपको ये S3C, CAS, CVM, अच्छा ये 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है। आपको CVM, क्लाउड वर्चुअलाइजेशन मैनेजर। अब मैं थोड़ी सी ना मैपिंग रिलेशनशिप भी कायम कर लेता हूँ ताकि आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। जैसे VMware के अंदर vCenter होता है, उनका मैनेजमेंट का कंपोनेंट, उसके इक्विवेलेंट हमारा CVM है जो मैनेजमेंट का काम कर रहा होता है। और जैसे VMware के अंदर ESXi की हाइपरवाइजर लेयर है, इसी तरह हमारा CVK है, क्लाउड वर्चुअलाइजेशन कर्नल। तो ये दोनों की मैपिंग होगी, अब आपके लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। कुछ फीचर्स यहाँ पे हमने दिखाए हुए हैं, कुछ फीचर्स पे आगे हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है। उसके अलावा मैंने एक कंपैरिजन का टेबल बनाया हुआ है VMware के साथ। वहाँ पे आपको, चूँकि पॉसिबल नहीं होता कि एक पेज के अंदर मैं सारे फीचर्स डाल दूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स। अच्छा, एक इसके अंदर में आपको बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा ये कंपोनेंट है, हम इसको 1 क्लिक का फीचर बोल रहे होते हैं। 1 क्लिक के अंदर आगे फर्दर बहुत सारे फीचर नज़र आ रहे होते हैं। आपकी पूरी जो इन्वेंट्री है उसका एनालिसिस भी आप कर सकते हैं 1 क्लिक के ऊपर। 1 क्लिक के थ्रू आप अपने पूरे सिस्टम की हेल्थ की इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। फिर आप स्टोरेज की कैपेसिटी की भी, मतलब कितनी मेरे पास कैपेसिटी रह गई है। फिर आप ये भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि मेरे इंफ्रा के अंदर ज़ोंबी VMs कितनी चल रही हैं। बहुत सारे इसमें फीचर्स आपको मिल जाते हैं 1 क्लिक की। मतलब 1 क्लिक से मुराद है कि आपने 1 क्लिक करना है, आपको एनालाइज करके बता देगा फिर। अच्छा, ये थोड़ा सा कंपैरिजन हम कर लेते हैं VMware के फीचर्स के साथ। VMware के 2 एडिशन नॉर्मली यूज़ हो रहे होते हैं, स्टैंडर्ड हो गया, एंटरप्राइज हो गया। उसके मुकाबले भी हमारे पास S3C CAS स्टैंडर्ड एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन है। ये एनहेंसमेंट पैकेज मैंने ये अलग से डाला हुआ है। ये इसलिए यूज़ होता है जहाँ पे आपके PR और DR का सिनेरियो होता है, वहाँ पे फिर हम कुछ फीचर्स यहाँ से उठा रहे होते हैं। तो लेफ्ट पैनल में अगर आप देखिए, आपको मोटे मोटे कुछ फीचर्स नज़र आ रहे हैं जो आपको VMware दे रहा होता है। दे आर एडिशन स्पेसिफिक। VMware के स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर अगर आप देखें, जैसे BRS का फीचर आप देख रहे हैं, VMware की एंटरप्राइज में है, हमारे केस में आपको स्टैंडर्ड में मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा होगा, तो आपको कंपैरिजन बड़ा आसान हो जाएगा। अगले पेज में भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे VMware के टांजू के केस में VMware का जो आया था टांजू वाला फीचर, उसके मुकाबले में हमारे पास एंटरप्राइज एडिशन है, उसमें आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो आप अमूमन हम VMware के अंदर देख रहे होते हैं। VMware के अंदर ये फीचर्स अवेलेबल है। कुछ फीचर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं अपने CAS के अंदर, आपको आइडिया हो जाएगा कि S3C के पास भी ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। जैसे DRS, वेरी कॉमन फीचर। अच्छा, ये DRX का फीचर है। बेसिकली जैसे आपने आई बिलीव एक्सपीरियंस किया होगा ऑटो स्केलिंग का फीचर, ये बिल्कुल उसके इक्वलेंट। क्लाउड के अंदर ऑटो स्केलिंग बड़ी एक कॉमन फीचर यूज़ हो रहा होता है। उसमें होता क्या है, मैं मिसाल दूंगा आपको उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इसको एक्सपीरियंस नहीं किया। मिसाल के तौर पे हम वेब सर्वर्स को एज अ सिनारियो क्रिएट कर लेते हैं। एक टाइम आता है कि मेरे पास 3 वेब सर्वर्स के ऊपर मिसाल दे रहा हूँ कि 10,000 यूज़र आ रहे थे।
10,000 यूजर्स का लोड बड़ा, 11,000 हो गए, 12,000 हो गए। वेब सर्वर्स के केस में बड़ा कॉमन सिनारियो होता है कि आपके सेशन ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो उस केस में क्या करेगा ये फीचर, इसके ऊपर बैठा हुआ होगा लोड बैलेंसर का फीचर। H3C आपको नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन भी देती है। NFV के फीचर NSX की तरह हमारे पास अवेलेबल है। VLB इस पे बैठा हुआ होगा। VLB देखेगा कि जी मेरे कंट्रोल में जो 3 वेब सर्वर्स की VM डिप्लॉय हुई थी, सेशन ड्रॉप होने शुरू हो गए हैं। वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक VM को स्पिन अप करेगा, उसको उस पूल का पार्ट बनाएगा और नए आने वाले सेशंस को उस चौथी वेब सर्वर की VM पे लैंड करवाना शुरू कर देगा। सो दिस इज हाउ दिस BRX फंक्शन वर्क्स। तो हमारे कैश में आपको ये वाला फंक्शन भी मिल जाता है। अच्छा, अगर कंपैटिबिलिटी की बात करूँ VMware के साथ, हमारा अभी वर्जन चल रहा है कैश का 7.0 है। VMware के 4.1 से लेके 6.7 तक हमारे पास, इनफैक्ट 7.0 तक हमारे पास जितने भी VMware के वर्जन थे वो 7.0 के साथ कंपैटिबल है। इसका मतलब ये है, इसके बेसिकली 2 मतलब है। एक मतलब ये है कि आप H3C के वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म के अंदर रहते हुए VMware के प्लेटफॉर्म को भी सिंगल विंडो में मैनेज कर सकते हैं। पहली चीज़ ये होगी। दूसरा पॉइंट इस पे आता है माइग्रेशन का। फ्री ऑफ कॉस्ट VMware की माइग्रेशन आप कैश के थ्रू कर सकते हैं या कैश के ऊपर कर सकते हैं। आपने क्या करना होगा, vCenter को ऐड करवाना होगा। 1 क्लिक के ऊपर आप VMware की VM को सेलेक्ट करेंगे, उसको डेस्टिनेशन बताएंगे, कैश क्लस्टर बता सकते हैं या कोई स्पेसिफिक होस्ट बता सकते हैं। आप उसका माइग्रेशन का टास्क चलाएंगे, वो वाली VM वहाँ से उठ के इधर शिफ्ट हो जाए। अच्छा, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है हेट्रोजीनियस प्लेटफॉर्म्स की। हेट्रोजीनियस से मुराद है कि VMware का तो आपको चले फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, ये फीचर शामिल है। VMware के अलावा आपके चाहे Oracle का वर्चुअलाइजेशन का प्लेटफॉर्म यूज़ करें, Citrix का कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट कर रहे हैं, Proxmox कर रहे हैं, ओपन सोर्स के अंदर बात करूँ, या बेयर मेटल सर्वर्स यूज़ करें। आप कहते हैं कि जी H3C के वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे मैंने लेके जानी है, तो हेट्रोजीनियस माइग्रेशन सपोर्ट करती है कि नहीं, ये सारे प्लेटफॉर्म आपके साथ है। सारों के साथ हम हेट्रोजीनियस माइग्रेशन को सपोर्ट करते हैं। हमने इनफैक्ट पाकिस्तान में कई बेयर मेटल्स हो गई, Proxmox हो गए, Hyper-V हो गए, इनकी माइग्रेशन करके भी दी है कस्टमर्स को, सीमलेस माइग्रेशंस। तो यही आपकी भी पिच होगी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग तवज्जो से देख रहे, चूँकि आप ही आगे प्रेजेंट कर रहे होंगे, मैं नहीं होगा उस टाइम। तो आपकी थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको कंसंट्रेट करें, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं डेफिनेटली फसी भाई हो गए हमारे साथ आवान, मैंने आवान को भी इक्विप कर दिया हुआ है। उनके जो टेक्निकल रिसोर्स है, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे वो कराची में बैठे हुए हो, मैंने उनको ट्रेन भी कर दिया हुआ है। उनके पास कॉन्फ़िगरेटर की एक्सेस भी है, उनको पता है। अगर आपका पहला कॉन्टेक्ट वो भी हो सकते हैं, H3C भी हो सकती है। आप उनको बोलेंगे, वो आपको सोल्यूशन बना के दे देंगे। उन्होंने जस्ट मेरे से डिस्काउंटिंग डिस्कस करनी होती है, बाकी उनको दे दो हाउ टू कॉन्फ़िगर ऑल दी सोल्यूशंस। VDI हो गया, HCI हो गया, कैश हो गया, सर्वर्स हो गए, सारा कुछ उनको पता है। अच्छा, फिर ये DPM का फीचर है। कुछ कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ नहीं कर रहे, तो डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड पावर मैनेजमेंट के, जहाँ पे आपके पाकिस्तान के केस में जहाँ पे बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हमें चाहिए होता है। ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो शाम को जा रहे होते हैं तो सर्वर बंद करके चले जाते हैं। हमने ऐसे भी एक्सपीरियंस तो मतलब किया है, वहाँ पे ना ये फीचर काफ़ी हैंडी हो जाता है। अच्छा, हाई अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं। डिफरेंट सिनारियोज मैंने आपको दिखाए हैं। फिजिकल सर्वर्स का HA, वर्चुअल मशीन HA, ऑपरेटिंग सिस्टम HA, और आखिर में आपको नज़र आ रहा है एप्लीकेशन HA। ये 4 तरह के HA हमारे वर्चुअलाइजेशन में आपको मिल जाते हैं। पहले 3 HA से तो आप लोग, आई बिलीव आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, मतलब गुजरे भी होंगे। ये चौथा जो ऐप HA का फीचर है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे केस में एप्लीकेशन की बाइनरी फाइल्स आप हमारा जो ऐप HA का मैकेनिज्म या फीचर है उसके कंट्रोल में दे देते हैं। वो उसको सेंस कर रहा होता है, देख रहा होता है कि मेरी एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं की है ड्यू टू सम रीज़न या ड्यू टू एनी रीज़न। अगर क्रैश करेगी तो उसमें क्या करना है, एप्लीकेशन के फॉल्ट को डिटेक्ट करना है, एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करवाएगा पहले स्टेप के तौर पे। अगर एप्लीकेशन रीस्टार्ट से मसला हल नहीं होता तो सेकंड स्टेप के केस में वो VM को रीस्टार्ट करवाएगा। दिस इज हाउ एप्लीकेशन HA वर्क्स इन H3C।
अच्छा, और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, वक्त के साथ साथ हम उसको भी डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे आपके पास सिनारियोज आते रहेंगे। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, स्पेकवर्ड एक इंटरनेशनल बॉडी है। इस बॉडी का काम क्या है कि वर्चुअलाइजेशन के वर्कलोड्स की परफॉर्मेंस को ये टेस्ट करते हैं किसी भी सर्वर के ऊपर। 2023 में स्पेकवर्ड की वेबसाइट के ऊपर मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा, ये इनफैक्ट नीचे एक लिंक भी दिया हुआ है। इसमें H3C का R4900G5 थर्ड जनरेशन वाला सर्वर दैट केम इनटू फर्स्ट पोजीशन। उसके अंदर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्पेकवर्ड रिक्वायर करता है उसके साथ हमने अपनी कैश को डिप्लॉय किया था। हमारे मुकाबले में VMware भी था, Citrix भी था, Hyper-V। वहाँ पे हमने आउट स्मार्ट किया था, आउट परफॉर्म किया था VMware को, Citrix को और Hyper-V को। तो आप इस लिंक पे जाके खुद भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरा कैश का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा, ये हमारा HCI का सोल्यूशन है UIS के नाम से, यूनिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, कोड नेम फॉर UIS। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो सारी अभी हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। 3 पार्ट्स हैं इस HCI वाले पार्ट के। हमें आप में से वो लोग भी बैठे हुए हैं, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी उम्र 45 साल हो चुकी है। इसका मतलब है कि मैंने पाकिस्तान के अंदर वर्चुअलाइजेशन की एवोल्यूशन देखी है। पाकिस्तान में मैंने वो वाला दौर भी देखा है जब चीज़ें प्योरली हार्डवेयर ड्रिवन होती थी, एक फिजिकल मशीन एक वर्कलोड चलाने के लिए यूज़ हो रही होती थी, राइट। अगर मैं 20 साल पहले चला जाऊँ, उसके बाद सॉफ्टवेयर ड्रिवन वाला कॉन्सेप्ट आया मार्केट के अंदर। मैं थोड़ी सी तमहीद बांध रहा हूँ, एक मेरी स्लाइड 1-2 स्लाइड इसी तमहीद के ऊपर है, लेकिन मैं कहा कि मैं पहले ही आपको तमहीद बांध के बता दूँ कि बेसिकली हुआ क्या था। तो हार्डवेयर डिफाइंड से सॉफ्टवेयर डिफाइंड के ऊपर चीज़ें आई, वर्चुअलाइजेशन बीच में आ गई। आप एक से ज़्यादा वर्कलोड्स को एक फिजिकल मशीन पे रन करने के काबिल हो गए थैंक्स टू VMware। माइक्रोसॉफ्ट का VMware का पहले GCX आया था, फिर ESX आया था। बेसिकली मैंने VMware के 3.5 वर्जन मैंने टेलीनॉर में पहली वर्चुअलाइजेशन की थी बैक इन 2008। 3.5 अपडेट 2 वहाँ पर डिप्लॉय किया था, बड़ी पुरानी बात है। उस टाइम VMware का अपना हाइपरवाइजर भी नहीं था, वो भी KVM बेस्ड हाइपरवाइजर यूज़ करते थे। उसके बाद उन्होंने फिर अपना डेवलप किया। फिर मैंने 4.5 4.1 मैंने MCP की कोर बैंकिंग वर्चुअलाइज की थी VMware के ऊपर। मतलब आहिस्ता आहिस्ता शुरू में मैंने वो दौर भी देखा और डेफिनेटली आप लोगों ने भी वो दौर देखे। कस्टमर नई चीज़ नई टेक्नोलॉजी को लेके हमेशा बड़े खौफजदा होते हैं। वो देख रहे हैं अच्छा मेरी लाइन ऑफ बिजनेस में मैं अज्यूम करूँ मैं एनर्जी सेक्टर में बैठा हूँ, एनर्जी सेक्टर में और कौन कौन है जो यही वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। आप कभी भी कोशिश करते हैं या आपका कस्टमर हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं वो पहला कैंडिडेट या पहला खुदा ना खास्ता विक्टिम ना बनूं जो मैं नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करूं और मेरे डाटा सेंटर के अंदर ही चीज़ें ख़राब हो जाए। सारे ज़ाहिर है अपनी उनकी होती नहीं है, वो बैठे हुए अपनी मैनेजमेंट को जवाब देने के लिए। तो टेलीनॉर उन ऑर्गेनाइजेशंस में था पाकिस्तान में जिन्होंने VMware को अडॉप्ट किया। उसके बाद फिर बारिक के अंदर मैंने उनका डाटा सेंटर है कोंगो वाला, अफ्रीका की बात करूँ, वहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंटेशन की थी रिमोटली पाकिस्तान में और पाकिस्तान में की थी। ये टेलीकॉम सेक्टर की है। टेलीकॉम सेक्टर के वर्कलोड्स हमेशा कैरियर ग्रेड के वर्कलोड्स का अपनी टर्मिनोलॉजी सुनिए, हमेशा सबसे क्रिटिकल कैरियर ग्रेड के वर्कलोड्स ही कंसिडर होते हैं। वजह यह है कि उनके ऊपर यूज़र का लोड बहुत ज़्यादा होता है। लाखों यूज़र उनकी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को एट द सेम टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उसके पीछे जो वर्कलोड चल रहा होगा दैट शुड बी कैपेबल इनफ, राइट। तो उसको इसलिए हमेशा मतलब एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ किया जाता है। फिर चीज़ें फिर हमारे पास वर्चुअलाइजेशन के साथ साथ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल स्टोरेज सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट आया, फिर नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट आ गए। ये सारी चीज़ें इस जर्नी को डिपेक्ट करती है कि पहले चीज़ें हार्डवेयर डिफाइंड थी, अब चीज़ें प्योरली सॉफ्टवेयर डिफाइंड की तरफ तकरीबन पहुंच चुकी है। मैं ये कहूँगा सारी नहीं गई, अभी भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो एंटरप्राइज
या यूनिफाइड सैम्स स्टोरेजेस यूज़ कर रहे हैं, उनको कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। डेफिनेटली आप लोगों के लिए उनका एक कॉन्फिडेंस बना हुआ है। उसके लिए हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे, डाटा भी हमारे पास है, हमारे पास IDC के स्टैट्स भी मौजूद है, फिर हमारे पास कस्टमर के रेफरेंसेस भी मौजूद है, फिर हमारे पास वो फंक्शंस भी मौजूद है हमारे सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज के अंदर, जिनको आपके कस्टमर्स यूनिफाइड स्टोरेज के अंदर देख रहे होते हैं। तो उनके ऊपर अभी हम बात कर लेते हैं। अब मैं आगे चलूँगा। ये बेसिकली हमारा जर्नी है HCI 1.0 से। अभी हम खड़े हुए हैं 7, ये इसमें मैंने दिखाया नहीं है, अभी हमारा 7.0 वर्जन यूज़ हो रहा है। दिसंबर के अंदर हम 8.0 वर्जन लॉन्च करने जा रहे हैं। दिसंबर 2024 की बात करो, उस वर्जन के अंदर आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलेंगे, वो वाले फीचर्स जो हमारा कंपटीशन बता रहा होता है कि TS3C के पास नहीं है। आपको वो वाले फीचर्स भी मिलेंगे जो हमारे कंपटीशन के पास नहीं होंगे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे VMware की एक अप्रोच है, जब भी नया वर्जन लॉन्च करता है तो एक उनकी डॉक्यूमेंट आती है व्हाट इज़ न्यू, VMware की वेबसाइट पे हर नई रिलीज़ के साथ ये डॉक्यूमेंट आती है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि इस नई रिलीज़ के अंदर कौन कौन से फीचर्स VMware ने लॉन्च किए। तो बेसिकली वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ हम ट्रांसपेरेंटली शेयर कर रहे होंगे। ये वो वाला जर्नी है जिसके ऊपर मैं पहले तमहीदन गुफ्तगू कर चुका हूँ। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिफाइंड से सॉफ्टवेयर डिफाइंड का जर्नी, कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको इस स्लाइड में नज़र आ रही है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। आई बिलीव आप हमारे कंपटीशन के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने भी आपको HCI की वैल्यूज़ बताई है। बीइंग S3C रिप्रेजेंटेटिव, मैं भी आपको S3C की तरफ से कुछ वैल्यूज़ बता रहा हूँ जो आप अपने कस्टमर्स को बता रहे होंगे, उनको गाइड करने के लिए कि कैसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बताया था कि जी आपके कस्टमर्स यूनिफाइड स्टोरेज सिस्टम्स भी यूज़ करें। लेगेसी आर्किटेक्चर अभी भी यूज़ हो रहा है, रैक सर्वर्स, ऊपर वर्चुअलाइजेशन की लेयर या बेयर मेटल सर्वर्स, और उनके पीछे फैब्रिक कनेक्टिविटी FC स्विचेस के थ्रू आप स्टोरेज सिस्टम्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। HCI के केस में हम सबको पता है कि हम आपकी स्टोरेज की प्लस फैब्रिक नेटवर्क की इन्वेस्टमेंट को नलीफाई करवा देते हैं। वही वाली चीज़ें आपको HCI के केस में मिल जाती हैं। हमारे पास चूँकि हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, हम आपको 100G के ऊपर भी दे सकते हैं HCI की कनेक्टिविटी। हमारे पास 10GB है, 25GB है, 100GB है, 200GB है। IB के अंदर भी हमारे पास, InfiniBand के अंदर भी हमारे पास कार्ड्स अवेलेबल है। आपने जस्ट ला के कस्टमर के पास रैक माउंट करना है, हमारा इंजीनियर आएगा, कस्टमर से बोलेगा कि जी आप हमें अपना IP सेगमेंट और VLAN दे दें, 30 मिनट्स लगते हैं। ये पूरा इन्वायरमेंट आपके कस्टमर के नेटवर्क के मुताबिक हो जाता है। इसका मतलब है कि जब आपने इसको रैक माउंट किया, आप 1 घंटे के अंदर इसके ऊपर कस्टमर की प्रोडक्शन का लोड डाउन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू नंबर 2 है कि आपकी टाइम की कॉस्ट या कस्टमर की टाइम की कॉस्ट आप यहाँ पे सेव कर रहे होते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ लेगेसी मॉडल के अंदर, तो वहाँ पे आपके पास मल्टी वेंडर बाइंग हो रही होती है। वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर किसी का, सर्वर्स किसी के, स्टोरेज किसी की, अगर फैब्रिक कनेक्टिविटी है तो वो अलहदा से। जब तक आपके पास सारा इक्विपमेंट नहीं आ जाता तब तक आप ज़ाहिर है कि उस पूरा जो कंस्ट्रक्ट होता है, साइलोस होता है, आप उसको नहीं बना सकते। तो यहाँ पे HCI के थ्रू आपकी टाइम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा सेव हो जाती है। अच्छा, तीसरा मैंने आपको बताया था कि आप लोगों में से वो सारे लोग जिन्होंने स्टोरेज सिस्टम्स पे काम किया हुआ हो, उन लोगों को 2-3 बड़े कॉमन सिनारियोज हैं जिनसे वो गुजर रहे होते हैं। पहली चीज़, स्टोरेजेस की केस में आपकी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है आपके कंट्रोलर के जो कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं उनके पास होती है। आपके जो डिस्क एनक्लोजर है उनकी अपनी कोई कंप्यूट नहीं होती है। इसका एक बड़ा नेचुरल सा मतलब निकलता है कि आप जैसे जैसे डिस्क एनक्लोजर कनेक्ट करते जाएंगे अपने कंट्रोलर एनक्लोजर से, आपके कंट्रोलर एनक्लोजर के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा। एक टाइम आता है कि परफॉर्मेंस डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। ये यूनिफाइड स्टोरेज सिस्टम्स में बड़ा कॉमन सिनेरियो है। दूसरी बात, यूनिफाइड स्टोरेज सिस्टम्स के अंदर कंट्रोलर की कनेक्टिविटी विद डिस्क एनक्लोजर SAS इंटरफेस के ऊपर हो रही होती है। तो जाहिर है कि आपके कंट्रोलर के अंदर SAS की पोर्ट्स लगी हुई है। एक टाइम आता है कि आपके पास SAS की पोर्ट्स नहीं बचती।
इस केस में क्या होता है, अच्छा जी मेरे पास ऐसा स्टोरेज सिस्टम है, मैं कहता हूँ मेरे पास मिड रेंज की स्टोरेज चल रही थी आपके कस्टमर के पास, आप कहते हैं कि जी मैं आपको 2 मजीद कंट्रोलर दे देता हूँ, लेकिन अगेन एक्सपेंशन के सिनारियो में आपको फिर उसी सिनारियो में आके मतलब आप उसी पॉइंट पे दोबारा खड़े हो जाएंगे, एक पॉइंट आएगा। इसको हम अगर कंपेयर करें सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज आर्किटेक्चर से, इसमें आपके हर नोड के साथ उसकी अपनी डेडिकेटेड कंप्यूट पावर होती है, राइट। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप हाई स्पीड रेलवे, आप नया उसके अंदर कंपार्टमेंट लगाते जाते हैं, आपको पता चलता है कि एक हाई स्पीड रेलवे है 250 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड गेन कर रही है विद 15, अज्यूम करता हूँ 15 कंपार्टमेंट्स, मैं उसके साथ 2 मजीद कंपार्टमेंट लगा देता हूँ, वो 300 किलोमीटर्स की स्पीड रीच करने के काबिल हो जाएगी। क्यों? उसके अंदर जो मैंने नए कंपोनेंट्स ऐड किए वो अपने साथ अपनी प्रोसेसिंग पावर लेके आए। उसके मुकाबले में ये जो हमारी ट्रेडिशनल यूनिफाइड स्टोरेज है वो पाकिस्तान रेलवे के इंजन की तरह पीछे डब्बे लगाते जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होती जाती है। तो ये बेसिकली बुनियादी फ़र्क है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज आर्किटेक्चर का यूनिफाइड स्टोरेज सिस्टम से, और ये आपको डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज HCI के अंदर मिल रही होती है। इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उसके ऊपर अभी हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारी हो गई वैल्यू नंबर या एडवांटेज नंबर 3, यानी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू यूनिफाइड स्टोरेज आप ज़्यादा दे पाते हैं। चौथे एडवांटेज की बात कर लेते हैं। अगेन मैं उसी सिनारियो को सामने रखूँगा, हमारे पास क्लासिकल या लेगेसी मॉडल चल रहा है, स्टोरेज अलहदा है, नेटवर्क अलहदा चल रहा है, मेरे पास कंप्यूट अलहदा चल रही है, वर्चुअलाइजेशन अलहदा है, बैकअप अलहदा है, सिक्योरिटी अलहदा है। क्या ऐसा हो कि मैं एक सारे मेरे जितने भी एसेट्स हैं डाटा सेंटर में फिजिकल और वर्चुअल एक ही इंटरफेस के अंदर रहते हुए मैनेज कर सकूँ? तो आपको HCI ये चीज़ दे सकती है। हमारे केस में आपको बैकअप का फंक्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। इसके अंदर आपको जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो लेयर 7 की फायरवॉल आपको बिल्ट इन मिल जाती है। आपके पूरे वर्कलोड्स आप इसी फायरवॉल के थ्रू प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेयर 7 में हमारे पास क्या चीज़ें हैं वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा साथ साथ मैं आपको बताता रहूँ। बैकअप मिल जाएगा, वर्चुअलाइजेशन मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी, वर्चुअल मशीन्स की मैनेजमेंट हो गई, स्टोरेज, ये सारा कुछ आप सिंगल या यूनिफाइड इंटरफेस के अंदर रहते हुए मैनेज कर सकते हैं। 5वें नंबर पे बात कर लेते हैं आपकी एनर्जी और कूलिंग की कॉस्ट। जब हमारे पास अगर मैं बात करूँ सिफायर रैपिड आया था 60 कोर प्रोसेसर के साथ, मैक्सिमम एवरेज रैपिड आया 64 कोर प्रोसेसर के साथ। जाहिर है कि अगर मैं 64 कोर्स का प्रोसेसर लगाऊंगा तो मुझे 2 चीज़ों में फेस करनी पड़ेंगी। पहली चीज़, मेरी मशीन को बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। मैं जितना बड़ा प्रोसेसर लगाऊंगा उसकी पावर की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती जाती है। ज़ाहिर है कि वो हीट एमिट भी ज़्यादा करेगा, हीट डिसिपेशन भी ज़्यादा होगी, मुझे कूलिंग भी यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब हम इसको अगर थोड़ा सा आयरॉनिकली स्पीकिंग देखें, मेरे पास जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग मैं एक फिज़िकल मशीन में देने के काबिल होऊंगा, इसका मतलब है कि मैं उतने ज़्यादा फिज़िकल सर्वर्स को जो कस्टमर के पास चल रहे थे ट्रांसफॉर्म करके HCI के अंदर लाने के काबिल हो जाऊंगा, राइट। थोड़ा सा मैं रीफ्रेश कर देता हूँ। आपके कस्टमर के पास मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 6 सर्वर चल रहे थे 12 कोर वाले सिल्वर सीरीज के, अज्यूम कर रहा हूँ। उसके मुकाबले में अगर मैंने आपको 6 सर्वर्स को दो नोड के HCI के अंदर बंद कर दूँ तो जाहिर सी बात है आपको इमीडिएट इम्पैक्ट क्या नज़र आएगा, आपकी एनर्जी की कंजम्पशन कम हो जाएगी। एनर्जी के साथ कूलिंग एसोसिएट होती है, आपकी कूलिंग की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएंगी। तो ये वैल्यू नंबर 5 है जो आपको यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, इससे एक रेलिवेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। H3C के पास पाकिस्तान के अंदर इंटेल बेस्ड HCI भी अवेलेबल है और AMD बेस्ड HCI भी हम दे रहे हैं। हमने पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में AMD अमूमन 2 कस्टमर्स ले रहे होते हैं जहाँ पे उनकी ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। मैं पाकिस्तान में 2 बड़े कस्टमर्स का नाम लूँगा जिनको हमने AMD के सर्वर्स बेचे हैं, HCI नहीं लेकिन AMD के सर्वर्स बेचे हैं। थोड़ा सा बीच में एक जिक्र आ गया कि हमारे पास कौन से HCI अवेलेबल है, हमारे पास दोनों मॉडल्स में अवेलेबल है। ये चीज़ आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था ताकि अगर आपका कोई कस्टमर AMD के वर्कलोड यूज़ कर रहा हो और कहे कि मैंने AMD बेस्ड में देख रहा हूँ तो हमारे पास ऑप्शन है।
SNGPL पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है, AMD के सर्वर्स यूज़ कर रहा है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा उनके पास। नादरा को भी हमने AMD के सर्वर्स दिए, बहुत बड़ा उनका ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम है। तो ये दो अभी कस्टमर्स हैं जहाँ पे हमारा AMD के वर्कलोड्स, उनके वर्कलोड हमारे सर्वर्स पे चलने शुरू हो। 2013 के अंदर हमारा HCI का पहला वर्जन आया था 1.0 के नाम से। कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको देखें, बेसिकली यहाँ पे फीचर बताना मकसूद नहीं है, बताना मकसूद ये है कि हमारे HCI की प्रोडक्ट लाइन को हम 2025 में एंटर होने वाले तकरीबन 11-12 साल मेच्योर प्रोडक्ट है। ये पाकिस्तान के अंदर हमारे पास तकरीबन 15 इंस्टॉल बेस आ गई है HCI की, वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे फसी भाई के पास, और इवन आवान के पास भी उनकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो आप उनसे भी ले सकते हैं, फसी भाई से भी ले सकते हैं। और वर्जन 8.0 मैंने आपको बताया था कि हमारा लेटेस्ट वर्जन दिसंबर में हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के पास आ जाएगी। थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। दो तरह की मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, दोनों कस्टमर्स अमूमन इन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशन की स्टैट्स देख रहे होते हैं, कहते हैं या IDC या गार्टनर। IDC की मेरे पास रैंकिंग है, चाइनीज़ मार्केट में हम नंबर 1 पोजीशन में थे इस मार्केट शेयर के साथ, और अगर मैं गार्टनर की बात करूं तो गार्टनर पे हम ग्लोबली रेवेन्यू वाइज नंबर 2 पोजीशन में थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाज़ ऐसे वेंडर हैं जिनके पास सिर्फ सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन है HCI को। ज़ाहिर है कि गार्टनर की दो कैटेगरीज है, एक सॉफ्टवेयर ओनली वेंडर्स के लिए है, एक उनकी अप्लायंस की कैटेगरी। अप्लायंस की वो वाली कैटेगरी जो जिसके अंदर आपके हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर वो वाले मैन्युफैक्चर आते हैं, जिसके अंदर S3C बेसिकली आता है। हमारे पास अपना हार्डवेयर भी है, हमारे पास अपना सॉफ्टवेयर भी है, तो बेसिकली हम गार्टनर की अप्लायंस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे होते हैं। तो इस कैटेगरी में हम रेवेन्यू वाइज नंबर 2 पोजीशन पे। तो ये वाली चीज़ भी आपके पास आ जाएगी, आप अपने कस्टमर्स को गार्टनर और IDC दोनों का रेफरेंस दे रहे होंगे। आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं, कुछ कंपोनेंट मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। जाहिर है कि पॉसिबल नहीं होता कि एक पेज में हम सारी चीज़ें डाल दें। आपको 3 इंटीग्रल कंपोनेंट्स मिलते हैं लेफ्ट में, ऑरेंज वाले जो है मेरे बॉक्सेस उनको देखिएगा। पहली साइड पे आपको नज़र आ रहा है UI कैश, ये मैंने बता दिया था हमारे HCI का जो वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है वो कैश है। आप इसको स्टैंडर्ड कैश इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट के तौर पे भी अपने कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं, और आप अगर HCI बेचेंगे तो HCI के अंदर आपको कैश बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। उससे आगे वन स्टोर, ये हमारा जो मैं आपसे पहले पिछली स्लाइड में बात कर रहा था डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज आर्किटेक्चर, ये बेसिकली हमारा वन स्टोर वो वाला प्रोडक्ट है, ये भी HCI में आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर हम आपको सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज HCI के साथ दे रहे हैं तो उसमें आप हमारे HCI के नोड्स के साथ यूनिफाइड स्टोरेज को कनेक्ट नहीं कर सकते। आप दुनिया की कोई भी मेन स्ट्रीम स्टोरेज सिस्टम है हमारे HCI के साथ कन्फिगर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कस्टमर्स हैं जो हमारे HCI के अंदर जो बैकअप की यूटिलिटी है उसको यूज़ करते हुए एक्सटर्नल SAN के ऊपर बैकअप लेके जा रहे हैं। इस तरह के सिनेरियो भी चल रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आपको बताना ज़रूरी था कि मेन स्ट्रीम जितनी भी स्टोरेजेस है सारों के साथ हमारा HCI इंटीग्रेट हो जाता है। फिर ये मेरे पास UISec नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन का सोल्यूशन है, ये भी आपको मिल जाता है। लेयर 4 और लेयर 7 दोनों तरह की ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर को किस तरह की माइक्रो सेगमेंटेशन चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपको एप्लीकेशन लेयर या लेयर 7 पे मिलेगी, और अगर आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे चाहिए तो वो आपकी लेयर 4 है। उसमें क्या चीज़ है, एक मैंने स्लाइड रखी हुई है, उस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये कुछ फीचर्स हैं, ये बेसिकली कैश पे भी आपको यही वाले सारे फीचर मिल रहे हैं। HCI के अंदर भी चूँकि कैश शामिल है, वही वाले फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जस्ट इनको गुजारूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनके ऊपर फोकस कर रहे होंगे। ये DRS भी मैंने डिस्कस कर लिया था, DRX भी डिस्कस कर लिया था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यूनिफाइड स्टोरेज के यूजर्स, उनका अमूमन एक आर्गुमेंट होता है कि जी हमारी स्टोरेज हमें तीनों तरह की टाइप्स दे रही होती है, ब्लॉक भी मिल रहा है, फाइल भी मिल रहा है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज भी मिल रहा है। तो ये एक और आर्ग्यूमेंट है जो हम दे रहे होते हैं कि जी आपकी रिक्वायरमेंट हम HCI के अंदर जो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज है उसके थ्रू दे रहे होते हैं। हमारे पास ब्लॉक भी है, फाइल भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तीनों तरह की स्टोरेज आपके कस्टमर्स को चाहिए विद इन HCI हम दे सकते हैं। एक सिनारियो हम क्रिएट कर लेते हैं। मैं अज्यूम करता हूँ
कि कस्टमर्स को कुछ एप्लीकेशंस होस्ट करनी है, उसके लिए उन्हें डेफिनेटली ब्लॉक स्टोरेज चाहिए। कस्टमर कहता है मैंने HCI के अंदर ही फाइल सर्वर्स खड़े करने हैं, मैं विद इन HCI दे सकता हूँ। कस्टमर्स कहते हैं कि मैं अज्यूम करता हूँ कस्टमर वीडियो सर्वेलेंस का सोल्यूशन यूज़ कर रहा है, कहता है कि मैंने अपनी कैमरा की फीड को ऑब्जेक्ट स्टोरेज के ऊपर लेके आना है, तो बकेट मिल जाएगी मुझे हर कैमरा की फीड के अगेंस्ट, आप ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज वहाँ पे दे सकते हैं। मतलब मल्टीपल सिनारियोज हो सकते हैं, ये एक सिनारियो मैंने क्रिएट किया। तो ये आपको तीनों तरह की फाइल टाइप्स स्टोरेज टाइप्स HCI के अंदर मिल जाती है। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास चूँकि हमारे पास हार्डवेयर की फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, इसलिए हम मल्टी रोल क्लस्टर भी दे सकते सर। Otherwise, you're the CI deal. सर पर MP हम बात करेंगे सस्ता। सर इसके अंदर में थोड़ा सा एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि यूनिफाइड स्टोरेज के केस में अमूमन कस्टमर्स ले रहे होते हैं ज़्यादा, तो उनका रुझान होता है ब्लॉक स्टोरेज के ऊपर। ब्लॉक स्टोरेज के अंदर फिर उनकी स्टोरेज टियरिंग वाली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जी 20 या 30% मेरा SSD का पूल हो जाएगा, मेरा 40 या 50% मेरा सिंपल HDD का पूल हो जाएगा, और मेरा 10 या 20% NLSAS का पूल हो जाएगा। तो उस हिसाब से फिर उनकी जो है ना वो प्राइसिंग कर रहे होते हैं। मेरे पास भी वो वाली ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं आपको अपने HCI के अंदर 5 तरह की स्टोरेजेस दे सकता हूँ। आपका कस्टमर आपको कहता है कि मुझे कंप्यूट चाहिए, मेरी रैम की और मेरी कोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन मुझे स्टोरेज नहीं चाहिए। मैं आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन में नोड्स दे दूंगा, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 2 उसमें डिस्कें लगी हुई होंगी और उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ होगा। आप अपने एग्जिस्टिंग क्लस्टर का पार्ट बनाएं, आपको यहाँ से नई कंप्यूट मिलेगी, आप उस एग्जिस्टिंग कंप्यूट के अंदर ऐड कर सकते हैं उसको। तो दिस इज़ हाउ वी इम्प्लीमेंट मल्टी रोल क्लस्टर। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास है। पाकिस्तान में आर्म बेस्ड बहुत कम कैंडिडेट्स हैं। जब मैं हुआवे में होता था 6 साल मैंने हुआवे में भी गुजारे, हुआवे के पास आर्म बेस्ड सर्वर्स भी थे, अभी भी है, टाइशन उनके सर्वर्स है तो वो यूज़ करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आर्म बेस्ड सर्वर्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो हमारा मेन फोकस x86 मॉडल के ऊपर ही रहता है। अच्छा, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ इस स्लाइड के ऊपर, HA वाली, इस पे बात नहीं करते। ये सब वो वाला सिनेरियो है जो हम बात कर रहे थे कि अगर हम हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन देना चाहें, हमारे पास बेसिकली ऑल फ्लैश में HCI अवेलेबल है। ऑल फ्लैश हम बोलते हैं SSD के लिए, वो SATA भी हो सकती है, वो SAS भी हो सकती है, वो NVMe भी हो सकती है। तो 3 तरह के हमारे पास वेरिएंट्स अवेलेबल हैं ऑल फ्लैश में, और हाइब्रिड में हमारे पास SATA HDD और SAS HDD। SATA में हमारे पास 20 TB तक की डिस्क अवेलेबल है सिंगल, SAS में हमारे पास 12 TB तक की सिंगल डिस्क अवेलेबल है। हमारा मैकेनिज्म ये है कि हर एक सिंगल HDD या SATA HDD या SAS HDD, उसके अगेंस्ट हम कैश डिस्क में से 500 GB रिजर्व करते हैं। बड़ा सिंपल है, इसके अंदर कोई कैलकुलेशंस नहीं है। आप कहते हैं कि जी मेरा जो डिस्क पूल है पर सर्वर, मैंने अगर 5 डिस्कें दी हुई हैं SATA HDD या SAS HDD की, तो उसके लिए जाहिर है मुझे 500 GB पर डिस्क में कैलकुलेट करूं तो मुझे मिनिमम 2.5 TB चाहिए, राइट। तो मेरे पास 1.6 TB की NVMe भी अवेलेबल है मिक्स यूज़ की कॉन्फ़िगरेशन में, 3.2 TB की NVMe भी अवेलेबल है मिक्स यूज़ में, 6.4 TB की NVMe भी अवेलेबल है मिक्स यूज़ में, इससे बड़ी कैपेसिटी में भी NVMe अवेलेबल है। तो दोनों तरह की ऑप्शंस हमारे पास है, ऑल फ्लैश भी और हाइब्रिड भी। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हमारे पास नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन को लेके 2 तरह की ऑप्शंस अवेलेबल है, एक बेसिक है, एक हमारा एडवांस फीचर है। बेसिक फीचर के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटी मिल जाएगी, फायरवॉलिंग होगी, लोड बैलेंसर हो गया, इस तरह की आपके पास पब्लिक IP राउटर की फंक्शनैलिटी। जहाँ पे आपका कस्टमर कहता है कि जी मुझे एप्लीकेशन लेयर की फंक्शनैलिटी चाहिए, वहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन लेयर यानी लेयर 7 की ऑप्शंस भी अवेलेबल है, माइक्रो सेगमेंटेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें आप अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, बैकअप की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। HCI के अंदर आपको बिल्ट इन बैकअप की यूटिलिटी मिल जाती है। हमारे कुछ HCI के कस्टमर्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इस फीचर को। आपको Veeam के ऊपर या वेरिटास के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर
नई डिप्लॉयमेंट है, कस्टमर की पहले से कोई इंस्टॉल बेस नहीं है, तो आप उनकी कॉस्ट यहाँ से भी सेव करवा सकते हैं। और अगर मैं मेन स्ट्रीम बैकअप सॉल्यूशंस के साथ इंटीग्रेशन की बात करूं तो आपके जितने भी एजेंट बेस बैकअप सॉल्यूशंस हैं सारों के साथ हम इंटीग्रेशन सपोर्ट करते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको अभी 2 मेन स्ट्रीम मिलेंगे बैकअप के सॉल्यूशंस जिनके साथ हमने अपनी इंटीग्रेशन को पब्लिश कर दिया हुआ है। वीम भी आपको मिलेगा और वेरिटास भी आपको मिलेगा। तो ये दोनों तरह के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। अच्छा, एसआरएम के ऊपर बात कर लेते हैं। साइट रिकवरी मैनेजर, हमारे पास भी VMware जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है हम भी वही टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। एसिंक्रोनस रिमोट रेप्लिकेशन हमारे HCI है वो सपोर्ट कर रहा होता है। डिस्टेंस की यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। RPO RTO आपको मिनट लेवल का मिल जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे केस में जब आप PRDR की बात करते हैं तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ VMs को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारी लाइसेंसिंग क्वांटिटी बेस्ड नहीं है, जैसे 25 VMs का पैक हमारा कंपटीशन दे रहा होता है कि उसकी आप प्रोटेक्शन लें। अगर आपको 26वीं VM प्रोटेक्ट करवानी है तो आपको अगेन एक पैक लेना पड़ेगा। हमारे केस में सारी लाइसेंसिंग सॉकेट बेस्ड लाइसेंसिंग है। आप प्रैक्टिकली अनलिमिटेड VMs को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें। जितने मेन स्ट्रीम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है सारों की प्रोटेक्शन हमारा HCI सपोर्ट करता है। अच्छा, NMS को लेके मतलब NMS आप कह सकते हैं कि नॉक के अंदर अमूमन जो आपके डैशबोर्ड यूज़ हो रहे होते हैं, हमारे पास आपको 2 तरह के डैशबोर्ड मिल जाते हैं। मेरे पास अभी एक डैशबोर्ड अवेलेबल है जो आपको बर्ड आई व्यू दे रहा होता है। कलर कोडेड है, रेड का मतलब डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग, ऑरेंज का मतलब योर एडमिनिस्ट्रेटर अटेंशन इज रिक्वायर्ड, ग्रीन मीन्स एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ये वैसे जनरली मैंने एक स्लाइड डाली हुई है, 2 आपको मॉडल दिखाए हुए हैं। UIS आप लोगों के पास आहिस्ता आहिस्ता हमारे कॉन्फ़िगरेटर की एक्सेस भी आ जाएगी। आप लोग खुद कॉन्फ़िगरेशन बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। उसमें आपको हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है HCI की UIS के नाम से होती है। जब आप बना रहेंगे UIS लिखेंगे आपको ऑटोमेटिकली टेम्पलेट्स बने हुए हैं नज़र आ जाएंगे। 3000 2U के लिए है, फिर आपका 6000 हमारे 4U के सर्वर्स के लिए यूज़ होता है। तो वो जाहिर है कि जब आप अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे होंगे, आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे या अवान के साथ डिस्कस करेंगे, वो भी आपको गाइड कर देंगे या मैं आपको गाइड कर दूंगा कि हाउ टू कॉन्फ़िगर। अच्छा, आज का आखिरी पार्ट है VDI का। कंप्यूट पे, कैश पे और HCI पे हम बात कर चुके हुए हैं। 10 मिनट लूँगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। आपको मज़ीद इस पर अगर डिटेल में डिस्कशन करनी होगी तो हम 1-to-1 इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास अभी आ जाएगा। यू कैन कॉल मी एनी टाइम टू डिस्कस फर्दर। अच्छा, पहले हम चैलेंजेस की बात कर लेते हैं डेस्कटॉप्स के केस में, क्योंकि डेफिनेटली VDI का कंपैरिजन डेस्कटॉप्स के साथ ही हो रहा होगा। क्लासिकल मॉडल में या डेस्कटॉप के मॉडल में कौन कौन से चैलेंजेस फेस हम कर रहे होते हैं, सारों का नाम नहीं लूँगा, यहाँ पे लिखा है 1-2 पॉइंट के ऊपर डिस्कस हम कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, अमूमन आपके यूज़र के पास उसके डाटा की एक्सेस होती है, राइट। आपका PC लगा हुआ होता है, उसके अंदर उसके डिस्क लगी हुई होती है, सारा डाटा आपके यूज़र के पास होता है। इसके बाद आ जाते हैं रिसोर्स एंड मोबिलिटी की। डेस्कटॉप्स के केस में हर यूज़र की फिक्स सीट होती है, उसकी अपनी मशीन के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है दैट इज स्पेसिफिक टू दैट यूज़र, राइट। आगे चले जाते हैं बिजनेस गारंटी या बिजनेस कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं कि अगर एक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका एक डेस्कटॉप यूज़र है, उसकी मशीन ख़राब हो गई तो जाहिर है कि उसको उसकी मेंटेनेंस करने में, उसको रीस्टोर करने में एक टाइम विंडो चाहिए होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें VDI के साथ तो VDI के केस में आपको पता है कि आपका जितना भी डाटा है आपके डाटा सेंटर के अंदर किसी सर्वर या पीछे स्टोरेज चल रही है उसके ऊपर पड़ा हुआ है। यूज़र के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होते। यूज़र क्या कर रहा होता है, उसके की पंचेज और माउस के जो क्लिक्स हैं वो डाटा सेंटर में जा रहे होते हैं, डायरेक्ट एक्सेस उसको नहीं होती डाटा की। इसलिए हमारे लिए ये बड़ा इजी हो जाता है, या हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत इजी हो जाता है कि एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट इंटरफेस के अंदर रहते हुए सिक्योरिटी की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकता है। जब मैं सिक्योरिटी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात करता हूं तो डेस्कटॉप यूजर्स के केस में आप अमूमन क्या कर रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि जो मेरा एनवायरनमेंट है दैट शुड बी वायरस फ्री। एग्जांपल नंबर 1, डेस्कटॉप के केस में तो चलो यूज़र आया, उसने अपनी USB लगाई या कोई और पेरिफेरल डिवाइस लगाई या किसी और तरीके से डाटा को इधर उधर कर दिया।
इस केस में हमने पॉलिसी बनाई हुई होती है, वो एक यूज़र पे भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक बैच पे भी कर सकते हैं, या अगर कोई बड़ा एनवायरनमेंट है 500 यूज़र चल रहे हैं, आप एक पॉलिसी के थ्रू एक सिंगल क्लिक के ऊपर उस पूरी पॉलिसी को 500 यूज़र्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको अलग-अलग हर यूज़र के मशीन पे जाके करने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम सेंटर का प्रोडक्ट लाइन है, उसके अंदर कुछ फंक्शंस है, लेकिन जाहिर है कि उसकी अपनी एक कॉस्ट है। VDI के अंदर अगर आपको ये सारी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन का फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाए तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी। मोबिलिटी की बात कर लेते हैं। मैंने बताया जैसे कि आपके यूज़र का एक फिक्स्ड PC पड़ा होता है, यूज़र में आगे वहीं पे बैठना होता है। VDI के केस में आप किसी भी सीट पे जाके, आपकी सीट फिक्स नहीं होती, या आप कह सकते हैं कि आप रिस्ट्रिक्ट नहीं होते कि अपनी सीट पे बैठ के अपना डेस्कटॉप ले रहे होंगे। जस्ट आपने लॉगिन करना है, आपकी लोकल ऑथेंटिकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, या AD के थ्रू आप भी उसको ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। उसके साथ जो पीछे एसोसिएटेड VM है उसका डिस्प्ले उसके सामने आ जाएगा, उस पर लॉगिन कर लेगा किसी जगह पे भी बैठ के। TC बिजनेस गारंटी, इस केस में मैं अज्यूम करता हूं कि यूज़र की VM क्रैश हो गई ड्यू टू एनी रीज़न, आपके पास टेम्पलेट बना हुआ है, आपने उससे नई VM प्रोविज़न की, 5 मिनट के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन उसकी थी प्रोविज़न होके आपके यूज़र को वो वाली VM मिल जाती है। तो अगर हम कंपेयर करें तो आप टाइम कॉस्ट बहुत ज़्यादा सेव कर रहे होते हैं यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे दूँ। ऊपर आपको डिफरेंट डिवाइसेस नज़र आ रही हैं VDI के केस में। पहली और तीसरी डिवाइस ये हम अभी दे रहे हैं, यानी VDI और VOI। बीच में IDV लिखा हुआ है, वो हम नहीं दे रहे। तो जो हम नहीं दे रहे उस पर बात नहीं करेंगे। हमारा थिन क्लाइंट है VDI, ARM बेस्ड हमारा थिन क्लाइंट है, 8GB रैम के साथ आता है। इसका काम प्योरली आपके डेटा सेंटर के अंदर बनी हुई VM के डिस्प्ले को टर्मिनल के ऊपर लेके आना है। कौन सा प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है हमारे पास स्मार्ट क्लाइंट्स भी अवेलेबल हैं। आप टैब्स के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, PCs के थ्रू, डेस्कटॉप्स के थ्रू अपनी VM को एक्सेस कर सकते हैं, लाइक थिन क्लाइंट्स। ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। विंडोज़ की VM और लिनक्स की VM, दोनों तरह की VMs आप अपने एंड यूज़र को, सॉरी, अच्छा सवाल है आपका। VOI बेसिकली हमारा फैट क्लाइंट है। ये हमारा फैट क्लाइंट है। इसके अंदर आप, ये विंडोज़ बेस्ड है, इसमें आपको 512GB की लोकल स्टोरेज भी मिल जाती है, आपको इसमें 16GB की रैम भी मिल जाती है, इसमें i5 सीरीज़ का प्रोसेसर भी आपको मिल जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के केस पर। सिनारियो अलहदा होता है। अमूमन ये हम उस जगह पे पिच कर रहे होते हैं जहाँ पे रिमोट एनवायरनमेंट होते हैं, जहाँ पे आपके नेटवर्क की स्टेबिलिटी मैं बोलूँगा कि इतनी अच्छी नहीं होती। वहाँ पे ज़ाहिर है कि आपको एप्लीकेशन सर्वर डिप्लॉय करना पड़ता है, वो सिंक करवाता है जब भी कनेक्शन रीस्टोर होता है बिटवीन ब्रांच एंड आपके जो भी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है। नीचे आपको नजर आ रहा होगा स्पेस कंसोल, उसके अंदर वर्क स्पेस और लर्निंग स्पेस दो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। बेसिकली हमारे पास VDI को लेके दो ऑप्शंस है। आपका अगर एंटरप्राइज यूजर्स का सिनारियो होगा तो वहाँ पे आप वर्क स्पेस यूज कर सकते हैं, और जहाँ पे आपके एजुकेशनल सिनारियो होगा, मिसाल दे रहा हूँ जैसे आपके एग्जामिनेशन हॉल हो गए, आपने एग्जाम कंडक्ट करना है यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर, वहाँ पे आप लर्निंग स्पेस देंगे। तो बुनियादी फर्क ये है। फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स दोनों में मोर और लेस सेम ही है, लेकिन सिनारियो का डिफरेंस है वो हम बाद में बात कर लेंगे कि दोनों में आपको कौन से फीचर्स का डिफरेंस मिलता है। ये हमारा VDP के नाम से प्रोटोकॉल है जो आपके क्लाइंट डिवाइस और आपके डेटा सेंटर में जो सर्वर चल रहा है उसके दरमियान काम कर रहा होता है। 32 इसके चैनल है, लाइक एनी अदर आपका जो भी प्रोटोकॉल है वो 32 चैनल ही नॉर्मली दे रहा होता है, जहाँ पे आपको इन चैनल का आइडिया ये है कि आप इन चैनल्स के थ्रू प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कोई भी कम्युनिकेशन। अगर आप कहते हैं कि वीडियो प्लेबैक मुझे अच्छा चाहिए, आप उसका जो चैनल है उसको ट्यून कर सकते हैं, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दे सकते हैं। आप कहते हैं कि जी हमारे मिसाल के तौर पे अगर मैंने बायोमेट्रिक डिवाइसेस VDI के साथ अटैच करनी है, हो सकता है कि आपके कोई डॉक्यूमेंट स्कैनर हो, आप कहते हैं कि जी मेरा रेटिना स्कैनिंग की मैंने कोई डिवाइस लगानी है, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग लगानी है, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला चैनल मौजूद है। तो हर तरह की इसके अंदर जो आपको पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स, सारों की चैनलाइजेशन की ऑप्शन मिल जाती है। ये मैंने आपको जैसे बताया था वर्क स्पेस आपके एंटरप्राइज यूजर्स के लिए, प्लस अगर आप कहते हैं वर्क फ्रॉम होम वाली मुझे चाहिए फैसिलिटी,
मैं VPN डायल करूं और अपनी VM को एक्सेस कर लूं, तो आपको ये वाला फंक्शन वर्क स्पेस में मिलता है, लर्निंग स्पेस में नहीं मिलता। ये एक और फर्क है। सिक्योरिटी डिफरेंट लेयर्स के ऊपर हम सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, वो आपकी थिन क्लाइंट डिवाइस भी होती है। अच्छा, एक और चीज़, हमारे केस में हमारा VDI का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूनिफाइड मैनर के अंदर मैनेज हो सकता है। आपके जितने भी सर्वर्स हैं जिनके ऊपर हमारा ये VDI की VMs बनी हुई है, वो भी उसी इंटरफेस में रहते हुए आप उनको मैनेज करेंगे, रिसोर्स प्रोविजनिंग करेंगे, व्हाटएवर। आप VMs भी उधर ही रह के मैनेज करेंगे। आपके थिन क्लाइंट्स चल रहे हैं, आप उनको भी वहीं पे रह के मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने अगेन सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज के साथ VDI दिया हुआ है, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज को भी उसी इंटरफेस में रहते हुए आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये यूनिफाइड मैनेजमेंट यहाँ पे भी आपको मिल रही होती है। फिर आपके यूज़र की ऑथेंटिकेशन, वहाँ पे हमने क्या सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की हुई है वो भी आपको मिल जाती है। फिर डेस्कटॉप की सिक्योरिटी, मतलब यूज़र के लिए जो मैंने बनाई हुई है VM, उसके लिए मेरे पास क्या सिक्योरिटी को लेके मेरे पास एक पॉलिसी का सेट अवेलेबल है। उस पॉलिसी में आपको हर लेयर, हर कंपोनेंट के ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस मिलती हैं। जैसे मैं बात करूंगा, आपके पास एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस में एक तो चले सिंगल पॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैनेजमेंट हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी या कोई भी LDAP का सॉल्यूशन जो चल रहा है, जिसके थ्रू आप यूजर्स की आइडेंटिटी को मैनेज कर रहे होते हैं। आपके पास सेकंड लेयर मिल जाती है VDI के थ्रू। इसके अंदर भी आपको, अगर मैं बात करूंगा, यूजर की मैपिंग हो गई, IP एड्रेस के साथ यूजर की मैपिंग हो गई, IP एड्रेस के साथ थिन क्लाइंट की मैपिंग हो गई, थिन क्लाइंट के अंदर जो मैक एड्रेस चल रहा है उसके पीछे जो नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है उसकी आपने VM के साथ या यूजर के साथ मैपिंग करवानी है कि सिर्फ वो ही यूजर या वो ही लॉगिन या वो ही VM उस थिन क्लाइंट के ऊपर आ सके। मतलब चंद मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बेतहाशा से आपको इसमें फंक्शन मिल जाते हैं। फिर मैं इसमें आपको ज़ाहिर है कि स्टैंडर्ड, अगर मैं डेस्कटॉप के केस में बात करूं तो यूजर्स का जो ट्रेस होता है, एक्टिविटी का ट्रेस, वो एज कंपेयर टू VDI इतना अच्छा नहीं होता। विंडो के अंदर बात करें तो कुछ आपको ट्रेस करने के लिए ऑप्शंस मिल जाती हैं, लेकिन VDI में चूंकि सारा कुछ, सारे कंपोनेंट अपना ट्रेस छोड़े होते हैं कि फलां यूज़र ने कब लॉगिन किया, क्या काम किया, मशीन को रीस्टार्ट किया, सस्पेंड किया, उसका बैकअप लिया, स्नैपशॉट लिया, व्हाटएवर, हर चीज़ आपकी लॉग हो रही होती है। तो आपके लिए ट्रेस बैक करना चीज़ों के बहुत आसान हो जाता है। पेरिफेरल कंट्रोल, यहाँ पे ये भी हमारे पास ऑप्शन है कि आप एक सिंगल इंटरफेस के अंदर रहते हुए पेरिफेरल को ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, वाइट लिस्ट कर सकते हैं ड्यू टू एनी रीज़न। आप कहते हैं कि जी मेरे इस पेरिफेरल पे जो यूज़र बैठा हुआ है कोई सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है, मैं उसको ब्लैक लिस्ट उस पर कर देता हूँ, उसकी एक्सेस खत्म हो जाएगी उस वक्त। जब आप उसको दोबारा ब्लैक लिस्ट से निकालेंगे, दोबारा अपने सेशन को रिज्यूम करने की पोजीशन में आ जाएगा। फिर एप्लीकेशन ब्लैक लिस्टिंग की ऑप्शन मौजूद है। आप कहते हैं कि ये वाली एप्लीकेशन है, मैंने आइडेंटिफाई किया है कि इसका कोई बैकडोर है, अज्यूम करो, तो आप उस एप्लीकेशन को ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, या कोई और सिनेरियो हो सकता है। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, हमारे पास लोकल ऑथेंटिकेशन भी है, AD बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी है, बट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बैच एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोविजनिंग, आप सिंगल क्लिक के अंदर रहते हुए अपनी सारी यूजर्स को एक एप्लीकेशन प्रोविजन कर सकते हैं। उनकी 500 VM चल रही हैं, सारी यूजर VM के ऊपर एक क्लिक के अंदर आपकी जो भी आप एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं उनके पास प्रोविजन हो जाएगी। इसी तरह आप कहते हैं कि जी मैंने अपना जो थिन क्लाइंट है उसका कोई नया फर्मवेयर आया है, उसको मैंने अपग्रेड करना है, तो आप सिंगल क्लिक के ऊपर उसकी भी पैचिंग कर सकते हैं। ये मेंटेनेंस के कुछ फंक्शन यहाँ पर डले हुए, डिप्लॉयमेंट से लेके स्केजुअलिंग से लेके ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा एक रिमोट एक्सेस हेल्प का मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ। मैं बेसिकली आपको H3C का सपोर्ट का मैकेनिज्म यहाँ पे बताऊँगा। पहली चीज़, हमारे पास 2 तरह की SLAs अवेलेबल हैं, जितनी भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे दिखाई है सारों के लिए। 5x9 NBD वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, 24/7x4 वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। दैट इज डेफिनेटली एक्सपेंसिव देन 5x9, लेकिन वी ऑफर दिस SLA एज वेल। हमारे पास एक टोल फ्री नंबर है, आपका कस्टमर या आप लोग अपने कस्टमर के बिहाफ पे उस पर डायल करके अपना टिकट लॉग करवा सकते हैं। दूसरा, हमारे पास
एक ईमेल एड्रेस है, टिकटिंग के लिए यूज़ होता है। आप उस पर या आपका कस्टमर उस पर ईमेल करेंगे, 30 मिनट्स के अंदर आपको हमारे R&D से, हमारा जो टैग बैठा हुआ है बेसिकली, उनकी तरफ से कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपका ये जो इशू है ये हमारे पास आ गया है। पाकिस्तान में हमारे जो इंजीनियर बैठे हुए हैं उनमें से किसी इंजीनियर के पास वो केस असाइन हो जाएगा और 30 मिनट्स के अंदर हमारा इंजीनियर आपको कांटेक्ट कर लेगा या आपके कस्टमर को कांटेक्ट कर लेगा। दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द रेजोल्यूशन पार्ट। तो ये वाला आइडिया है। बाकी ये मेरा नंबर है, आपके साथ मैं शेयर भी कर दूंगा या आवान से भी आप ले सकते हैं। किसी ने नोट करना है तो मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा नंबर यहाँ पे आप पिक्चर ले सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद मी। तो कोशिश मैंने की है टाइम की कॉन्स्टेंट की वजह से कि चीज़ों को सम अप करूँ। डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होता एक लिमिटेड टाइम विंडो के अंदर इतने सारे टॉपिक्स को सम अप करना, लेकिन एनी हाउ मैं अवेलेबल हूँ, आवान अवेलेबल है। आप लोगों के किसी भी तरह के क्वेश्चंस होंगे तो वी विल बी वर्किंग विद यू।